नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। प्रधानमंत्री मोदी कितनी जुमलेबाजी करते हैं, ये तो किसी से छिपा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर झूठ बोलने और डींगे हाँकने के आरोप भी विपक्ष लगातार और बार-बार लगाता रहा है। और अब मोदी जी ने एक जाने-माने अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिकमैन से लंबी बातचीत की है। उनके इस इंटरव्यू की जमकर चर्चा हो रही है। और उसके छोटे-छोटे क्लिप्स और मोदी जी के जवाबों को लेकर मोदी जी की खूब किरकिरी हो रही है और सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के दावों का जबरदस्त तरीके से पोस्टमार्टम भी हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी बातें जो उनकी हैं वो ना पचने वाली हैं और ना ही गले से उतरने वाली है। जिस तरीके की बातें उन्होंने उस पॉडकास्ट में की है और अपने बचपन की जो चीजें साझा की, जैसा कि वो हमेशा ही करते रहते हैं, लेकिन इस बार एक और लेवल ऊपर वो चले गए हैं और तमाम ऐसी चीजें कह दी हैं जिस पर विपक्ष ने फिर से सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि मोदी जी भाषणों में कुछ और बोलते हैं, इंटरव्यू में कुछ और बोलते हैं और पॉडकास्ट में कुछ और बोलते हैं। तो इसको लेकर के उनको किस तरीके से किरकिरी हो रही है, कैसे ट्रोलिंग हो रही है, इन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे और उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, मोदी जी जो है उन्होंने पॉडकास्ट किया, बहुत ही फेमस पॉडकास्टर हैं अमेरिका के, उनके साथ। और इस पॉडकास्ट में उन्होंने अपने शुरुआती दिनों की चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरा जो जीवन है वो बेहद अत्यंत गरीबी में बीता था, जैसा कि वो हमेशा से कहते रहे हैं। और फिर उन्होंने अपने जूतों को लेकर एक किस्सा सुनाया जो कि अब खूब वायरल हो रहा है। और उन्होंने जो अपने जूतों का किस्सा सुनाते हुए ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के दौरान कहा कि मुझे याद है कि मेरे तो कभी स्कूल में जूते पहनने का सवाल ही नहीं था। एक दिन में मैं स्कूल जा रहा था, मेरे मामा रास्ते में मिल गए। उन्होंने कहा कि "तू ऐसे स्कूल जाता है, जूते नहीं है क्या?" तो उस समय उन्होंने कैनवास के जूते खरीद कर मुझे पहना दिए। तब उनकी कीमत 10 से 12 रुपए होगी। वो जूते कैनवास के थे, उस पर दाग लग जाते थे। तो मैं ये करता था कि जब शाम को स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, तो मैं थोड़ी देर स्कूल में रुकता था और टीचर जो चॉक का उपयोग करके उनके टुकड़े फेंक दिया करते थे, उन्हें इकट्ठे करके मैं घर ले जाता था। उन चॉक के टुकड़ों को भिगोकर, पॉलिश बनाकर कैनवास के जूते पर लगाकर चमकदार सफेद बना लेता था। मेरे लिए वही संपत्ति थी। तो सबसे पहला तो ये जवाब था पीएम मोदी का। इस जवाब को लेकर के अब लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं कि आखिरकार मोदी जी हर पॉडकास्ट, हर इंटरव्यू और अपने हर भाषण में इस तरीके की जो गरीबी का ज़िक्र करते हैं। और मतलब मैं कह रही हूँ कि 2014 से पहले से वो ये कहानियाँ बताते हुए चले आ रहे हैं जनता को, और हर बार एक नई-नई कहानी उनको याद आ जाती है। ये कैसे हो जाता है? जय संविधान। देखिए निधि, ये असल में आप लोग जो है मोदी जी से जलते हैं। आपने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए तो किया नहीं है, आपको पता नहीं है कि ये सारी, लेकिन एक चीज मैं आपको स्पष्ट बता दूं। देखिए, हम गरीब नहीं थे, हमारे पिताजी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, लेकिन हम मध्यम वर्ग के थे। और ये बात मुझे भी याद है, और मेरी उम्र और मोदी जी की उम्र में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ये बिल्कुल उस जमाने में जो कैनवस के जूते होते थे, उनको हम ऐसे ही सफेद रंग में रंगते थे। हम भी करते थे, मैंने भी अपने हाथों से किया है भाई। चौक को पानी में भिगा के उसको घोल के रुई से उसको हम लोग भी करते थे। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। उस उम्र के सारे लोग, अच्छा मैं ये नहीं ये कह रहा हूं कि अमीर लोग भी यही करते थे भाई। आज का जमाना तुम लोगों को पता नहीं होगा, उस समय हम लोग कैसे करते थे भाई। हम लोग क्रिकेट भी खेलते थे तो पत्थर लगा के, और जो धोबी कपड़े धोने का डंडा हुआ करता था उससे नहाए वो करा करते थे। बर्तन भी जो मसते थे वो राख से मसते थे। जमाना बिल्कुल अलग था। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उस जमाने में कैनवस के जूते के ऊपर सफेदी हम लोग चौक से ही लगाते थे, वो कोई खास बात नहीं। लेकिन असल की बात यह है कि देखिए, एंटायर पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है, आप अगर गूगल सर्च कीजिए या किसी पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर से कहिएगा, एंटायर पॉलिटिकल साइंस का अगर आपको सिलेबस मिल जाए तो आपको पता चलेगा। निधि, मुझे लगता है कि आप मोदी जी जलते हो। बिल्कुल सर, मैं ही नहीं लेकिन लोग भी ये सवाल बार-बार उठा रहे हैं कि बार-बार आखिरकार मोदी जी अपनी गरीबी का जो ज़िक्र करते हैं, कभी अपनी माँ का, कभी अपने पिताजी का, ठीक है कोई बात नहीं, और अपनी जो गरीबी है उसको लेकर के बार-बार उसकी चीज़ें बताते हैं लोगों को। संवेदनाएँ लूटने के लिए या किस लिए ये तो वही जाने। लेकिन अब लोगों ने ये भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं कि प्रधानमंत्री को इतने सालों पुरानी बात तो याद है
कि कैनवस के जूते कितने रुपए में आए थे, जूतों को कैसे साफ किया करते थे, क्या करते थे, कैसे वो नंगे पैर जा रहे थे, उनके मामा ने उनको जूते दिलाए, सब कुछ याद है। लेकिन आज के दौर में मोदी जी की डिग्री को लेकर इतना सवाल है, तो उस बारे में क्या उनको कुछ भी याद नहीं है? क्या वो नहीं बता सकते आकर बाहर? अच्छा देखो निधि, एक हमारे और देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसके पहले भी एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री नदी को तैर के जाते थे अपने सिर के ऊपर किताबें रख के, क्योंकि वो भी गरीब परिवार के बच्चे थे। और उस देखिए, उस जमाने में गरीबी अमीरी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता था, सबके घर में वही चीजें होती थी, साइकिल भी बड़ी लग्जरी की चीज थी। अगर यही स्टोरी सुना देंगे तो फिर ये चर्चा का विषय बन जाएगी। जबकि सर मैंने देखा है कि हमारे माँ बाप भी यही स्टोरी सुनाते हैं कि हम तो तैर कर स्कूल जाते थे, अपना बैग जो है वो पीछे रखकर जाते थे। तो अब मोदी जी की शायद यही स्टोरी अब बाकी रह गई उनकी सुनानी। अब तुम्हारा प्रोग्राम देख लेंगे तो हो सकता है। भाई देखो, हम तो मुझे याद है 8 किलोमीटर दूर जीआईसी इलाहाबाद हमारे घर से था, तो छोटी 7-8 साल की उम्र थी, साइकिल में ऊपर तक चढ़ नहीं पाते थे, तो आधी कैंची चलाते थे। वे जब आधी कैंची खत्म हो गई तो पूरी कैंची चलाते थे, फिर साइकिल के ऊपर गए। लेकिन हम उसका भाई यार, उस जमाने में होता ही, जीवन ही ऐसा था। मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में, बीएचयू के इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में, पूरे हमारे करीब 350 स्टूडेंट्स में शायद 2 लोगों के पास साइकिल थी। आज मैं गया उसी हॉस्टल के अंदर, एक एक हॉस्टल के अंदर 150-150 मोटरसाइकिल है। अरे समय बदल रहा है भाई। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह को कभी आपने बोलते हुए सुना, सहानुभूति इकट्ठा करते समय सुना? डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो बचपन है इतनी ज्यादा गरीबी में बीता है, इतनी ज्यादा गरीबी में बीता है। स्कूल में उनके लाइट नहीं थी, मोमबत्ती, वो लालटेन जला के वो पढ़ा करते थे। भाई हमारे जमाने में ऐसे ऐसे लोग निधि मैंने देखे हैं। एक मैंने ऐसा स्कॉलर देखा है, हमारे घर के सामने जो सड़क की बत्ती हुआ करती थी, लाइट, उसके नीचे पढ़ के उसने पीएचडी किया है। भाई उस जमाने में सब संघर्ष करते थे, कोई खास बात नहीं है, लेकिन अपने को सहानुभूति लेने के लिए। अच्छा चलिए, ये बिल्कुल सही बात है। देख लो, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी गरीब थे, लाल बहादुर शास्त्री भी गरीब थे, मान लेते हैं मोदी जी भी गरीब थे। एक बार लाल बहादुर शास्त्री जा रहे थे, तो किसी ने उनसे, बगल में बैठा हुआ था, शायद कोई विदेशी आदमी था, उनको पहचान नहीं पाया। उन्होंने कहा, सर आप कहाँ काम करते हैं? उन्होंने कहा, रेल मंत्रालय में काम करता हूं। यानी लगा, रेल मंत्रालय में काम करते हैं, किस पद पे काम करते हैं? वो भी अपना रौब झाड़ना चाहता था कि मैं बड़े पद पे हूं। उसने कहा, साहब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेलवे मिनिस्टर हूं केवल। ये होती है सादगी। जब आप ये रेल मिनिस्टर होने के बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह को, क्योंकि मैंने बिल्कुल नजदीक से देखा है, और इतने नजदीक से देखा है, और मैंने देखा कि एम्बेसडर गाड़ी रुकी, एक सरदार जी उतरे, सरदार जी सभा कक्ष की ओर चल दिए, कोई ताम झाम नहीं, कोई आगे पीछे नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई ये नहीं कि साहब वो आ गए, कोई पैर छू रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है, चुपचाप अंदर चले गए। तो प्रणब मुखर्जी के बारे में यही था कि वो 2-2, 3-3 किलोमीटर अपना पैदल चले जाते थे अपने ऑफिस में। तो सवाल यह है, आप सादे थे, अगर आप गरीब घर के थे तो आपको गरीबों के प्रति आपकी सहानुभूति होनी चाहिए, आपकी अडानी अंबानी के प्रति सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। जैसे राहुल गांधी ने उस चीज को सिद्ध कर दिया। भाई अंबानी साहब के बेटे की शादी थी, जिनका अब एक प्राइवेट जू है जो गैर कानूनी है मेरे हिसाब से, अब पता नहीं कानूनी हो तो पता नहीं, 5,000 करोड़ की शादी में आप चले गए। अच्छा, शंकराचार्य महोदय के पैर छू लिए, उन्हीं शंकराचार्य महोदय को आपके भक्त गाली देते रहते हैं। राहुल गांधी शादी में न जाके, भाई राहुल गांधी भी अगर जाते, भाई बढ़िया दावत मिलती, राहुल गांधी को भी क्या है, चांदी की प्लेटों में, सोने की चम्मच से वो भी अपना खीर वीर खा के आते, दुनिया के सबसे अच्छे व्यंजन खा के आते। उस समय मजदूरों के साथ बैठे हुए थे। देखिए, अब ये जो आपका ग्रॉक आया है नया, जिसने 2 दिन के अंदर तहलका मचा रखा है, उसने क्या बताया? उसने ये बताया कि पंडित मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी 98% संपत्ति देश को दान दे दी, 98%। और इस संपत्ति में आनंद भवन सम्मिलित नहीं है। आनंद भवन की अगर जमीन तुम एक बार विजिट करने, संजय से कहो एक बार तुम्हें इलाहाबाद भेज दें, जरा देखो जरा आनंद भवन कितना बड़ा एरिया है, और बिल्कुल सेंट्रल प्रयागराज के अंदर है। हजारों करोड़ की संपत्ति है आज की तारीख में। वो सारी संपत्ति देश को दान कर दी, कभी उसका बघारा नहीं उसको। राहुल गांधी को कभी कहते सुना
कि भाई मेरी तो टोटल 25 करोड़ की संपत्ति है और इतने साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मेरे दादी मेरी प्राइम मिनिस्टर थी, मेरे पिता प्राइम मिनिस्टर थे, मेरे नाना प्राइम मिनिस्टर थे, तब 25 करोड़ की संपत्ति है। और इतराते भी नहीं, आप देखिए एक टी शर्ट में घूमते रहते हैं। सवाल यह है आप बचपन में क्या थे इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट यह है कि आज आप क्या हो, क्या आपकी सहानुभूति। कभी आपने कारपेंटर से गले मिलते हुए देखा? कभी आपने मोची से साथ बैठे हुए मोदी जी को देखा भी होगा तो एक आईएएस अफसर मोची का भेष बन के जूता काटने लगता है, उस टाइप का आपने देखा होगा। आपने ये देखा होगा कि अब जैसे वहां पे जो जिसको कह रहे हैं जंगल रिजॉर्ट है, उसमें कारपेट्स बिछे हुए हैं। अबे जंगल सफारी में कहां कारपेट्स होते हैं? तो देखिए आप क्या थे इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप क्या हैं इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप गरीब थे, अगर आपने गरीबी अपनी आंखों से देखी है, बचपन से देखी है, तो आपको गरीबों के प्रति आपकी सहानुभूति होनी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी नहीं बघारा, लाल बहादुर शास्त्री ने नहीं कभी बघारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी देश की अपनी सारी संपत्ति देश को दान दे दी। आप अडानी जी से कहिए कम से कम 1000 गांव अडॉप्ट कर लें, अंबानी जी से कहिए कम से कम 1000 गांव अडॉप्ट कर लें, वहां बढ़िया स्कूल बना दें, बढ़िया टॉयलेट्स बना दें, बढ़िया व्यवस्था करा दें, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा दें, शुद्ध पानी करा दें। अरे यार लाखों करोड़ों रुपए इस देश से कमा रहे हो, देश के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य है क्या? धर्मशालाएं बनवा दें, गरीब लोग जाके वहां रहें, मुफ्त चिकित्सालय खुलवा दें। सारे प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर हमारे देश के गरीब लोग कैसे अपनी चिकित्सा करा पाएंगे, इस बारे में अगर आपको चिंता नहीं है तो आप कहते हैं गरीब परिवार के। मैं तो कह रहा हूं उस जमाने में भाई हम लोग मध्यम वर्ग के थे, लेकिन हमने गरीबी और मध्यम वर्ग में कोई खास अंतर नहीं देखा उस जमाने में, जैसे वो लोग। अच्छा हमें कभी महसूस भी नहीं हुआ। अच्छा एक और चीज समझिए निधि, मैं एक और चीज आज आपके सामने रहस्य उद्घाटन करता हूं। मेरी मां ने कभी ये हमें अवसर नहीं दिया जानने का कि हम गरीब हैं। कैसे भी किया, संघर्ष किया, 4 बच्चे थे, चारों को पाला, चाहे अपनी फटे हुए कपड़ों को सिल के, बड़े भाई का छोटे भाई ने पहना, छोटे भाई के उसके छोटे भाई ने पहना, एक ही किताब 3-3 भाई पढ़ते रहे, लेकिन महसूस नहीं होने दिया हम गरीब हैं। जिस आदमी की मां अगर ये उसे महसूस होने दे कि वो गरीब है, इसका मैंने मामा नहीं है, अफसोस किया, बुरा मत मानिएगा मेरी बात। देखिए मां जो है भूखी रह लेती है, अपने बच्चे को खाना अच्छा खिलाती है लेकिन हाँ इतना जरूर है, जब हम कहते थे कि मां क्रिकेट एसोसिएशन वो मेंबर बनने के लिए 1 रुपए देना है, वो मना कर देती थी, कहती थी अच्छा ठीक है नहीं तुम्हारी जैसी इच्छा हो, फिर हम खुद ही वो कर जाते थे। तो इसलिए कि जो माएँ होती हैं वो अपना पेट आधा खाना खा के भी अपने बच्चों को खाना खिलाती हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे को महसूस होता है कि वो गरीब है, इसका माने वास्तविकता में कुछ गड़बड़ है। अच्छा जिसके 4-4 5-5 भाई हों और पिता हो, भाई कैंटीन चलाने वाला, पिता कैंटीन चलाते थे ना बड़नगर स्टेशन में, और बड़नगर स्टेशन उस समय बना ही नहीं था तो कैंटीन कैसे चलाते थे, तो मुझे ये भी डाउट है, क्योंकि वो भी पता चला कि वहां बड़नगर स्टेशन ही नहीं था उस समय, तो कैंटीन कैसे चलाते थे। लेकिन चलिए कैंटीन चलाते थे, तो कैंटीन चलाने वाला और 5 भाइयों का भाई इतना गरीब कैसे हो गया? तो गरीबी का हम ये देखना चाहते हैं कि आप गरीबों के प्रति आपकी भावना क्या है, और आप केवल बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोगों के साथ घूमते हैं, या आप गरीबों के प्रति आपकी कोई सहानुभूति है? बिल्कुल ठीक बात है सर। अब गरीबी से तो मुझे लगता है कि अब तो मोदी जी का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अब वो कितने लाखों के सूट पहनते हैं ये तो आप जानते हैं, कितने बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, और उनकी जो रहन सहन की जो चीजें हैं आप जानते ही हैं कि उनको लेकर के कितना विवाद हर समय खड़ा होता ही रहता है। सर इस पॉडकास्ट में मोदी जी ने एक और बात बोली कि लोकतंत्र में तीखी आलोचना होनी चाहिए, और वो तीखी आलोचना के बहुत बड़े पक्षधर हैं, लेकिन आलोचना नहीं होती है, आरोप लगा दिए जाते हैं। ऐसा मोदी जी का कहना है कि आरोप लगा दिए जाते हैं, और आलोचना करने के लिए बहुत गहरी रिसर्च की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा आपको गहन जांच करनी चाहिए, उसके बाद आप किसी की आलोचना कीजिए, तब तो ठीक भी है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये सारे तर्क मोदी जी क्या अभी अभी लेकर आए हैं? क्या 2014 से पहले तो मोदी जी क्या क्या बोलते थे नेहरू के लिए, गांधी परिवार के लिए, और तो वो तो अभी भी बोलते हैं, और उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए तो क्या-क्या बोला करते थे मोदी जी। मतलब मोदी जी ने आरोप लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तब तो मोदी जी कोई तथ्य पेश नहीं करते थे, तब तो कोई अध्ययन नहीं करते थे मोदी जी का, बस
आरोप लगा दिया करते थे, और अब वो कह रहे हैं कि वो आलोचना तो चाहते हैं, आलोचक होना चाहिए, लेकिन जो है उसका जो तथ्य है वो भी पेश करना चाहिए। तो सर क्या आपको लगता है कि ये क्या पहले नहीं सोचते थे पीएम मोदी, अभी-अभी ये सारा ज्ञान निकल कर आया है? भाई तथ्य तो प्रस्तुत तब किया जाए जब आप आरटीआई को कमजोर ना करें। आरटीआई डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बनाया ही इसीलिए था कि लोग सरकारी विभाग के अंदरूनी फाइलों की नोटिंग्स को और सब चीजों को जान सकें। अगर आप आरटीआई को ही आप जवाब ही नहीं देना चाहते, आप कभी कुछ कह देते हो, अब आप डिग्री ही नहीं दिखाना चाहते, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन ही चुनावी बॉन्ड का नहीं देना चाह रहा था। अच्छा, अब एक नई आपने देखा होगा आसाम के अंदर क्या हुआ है। कांग्रेस का एक स्पोक्स पर्सन, कांग्रेस का एक स्पोक्स पर्सन एक प्रश्न पूछता है, ट्वीट करता है और कहता है कि फलानी जगह ये कांड हुआ है, ये महिलाओं के साथ अत्याचार अनाचार हुआ है, इसके बारे में, स्थिति के बारे में बताया जाए, और वो पुलिस अथॉरिटी को, डीजी पुलिस को उसे टैग करता है, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अरे भैया, अगर मेरे पास सूचना नहीं, मैं आपसे सूचना मांग रहा हूं ना, दे दो भाई। मेरे पास कहां से, मुझे क्या पता फाइलों, सरकारी फाइलों के अंदर क्या नोटिंग चल रही है, कैसे पता चलेगा बताइए। इसीलिए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बनाया था। तो सवाल यह है कि अगर आप सिस्टम को ओपन ही नहीं करना चाहते, आप ईमानदारी की बात कर रहे हो, और आप चुनावी बॉन्ड में आपने 7-8 हजार 9 हजार करोड़ इकट्ठे कर लिए, पीएम केयर फंड को आपने पीएम केयर फंड बनाया, बाद में कह दिया ये प्राइवेट फंड है, इसको तो हम ऑडिट नहीं कराएंगे, इसके बारे में तो जनता को बताएंगे नहीं। तो जब आप चीजें सरकार ही नहीं बताना चाहे, हमारे पास कौन सा रिसर्च का टूल है, हम कहां से पता चला लें, हम सरकार से ही तो पूछेंगे ना। और आरटीआई इसीलिए बनाया गया, तो उसको आपने ढक दिया, उसको आपने कमजोर बना दिया। तो जनता को इस प्रकार से, लेकिन देखिए पूरा विश्व जो है बड़ा बुद्धिमान है, उसे पता है भाई। जैसे आप आंकड़े कोई आप देते नहीं भाई। आप ये बताइए, जनगणना ही नहीं हुई 2010-11 के बाद। 2000 हर 10 साल के बाद जनगणना होती थी, तो पता चलता था वस्तु स्थिति देश की क्या है। अब आप जो वस्तु स्थिति बताएंगे उसके अलावा हमारे पास क्या प्रूफ है कि वो सही है कि गलत। आपने 21 को करानी थी, आपने नहीं कराई कि साहब कोविड आ गया। अरे अब तो 2025 हो गया, आप जनगणना क्यों नहीं करा रहे? आप चलिए जातीय जनगणना की बात छोड़ो, कम से कम जनगणना तो करा दो। तो वो भी कराने को तैयार नहीं, तुम डाटा ही नहीं देते। जब डाटा ही नहीं देते तो प्रूफ कहां से नहीं आए हम? अगर तुम डाटा दोगे तो उसके कंट्रडिक्शंस को निकाल के हम आपके सामने प्रूफ रख देंगे। उस कांग्रेस स्पोक्स पर्सन को उठा के अरेस्ट कर लिया क्योंकि उसने सूचना मांगी थी। सूचना मांगने पे लोगों को आप अरेस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, और इस पर यही जयराम रमेश ने भी सवाल उठाए हैं, और उनका ये कहना है कि जो व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया का सामना करने से डरता है, उसे दक्षिणपंथी पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद एक विदेशी पॉडकास्टर में आराम मिल गया है, और उनमें ये कहने का साहस है कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। जब उन्होंने व्यवस्थित रूप से अपनी सरकार को जवाबदेह ठहराने वाली हर संस्था को नष्ट कर दिया और आलोचकों के पीछे इतना बदला लिया कि हाल के इतिहास में किसी ने भी बराबरी नहीं की है, तो फिर हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है, ये उनका कहना है। तो ये बात तो सही है सर कि ये तो सब जान रहे हैं, और तो देश और दुनिया की तमाम अखबारों में छप भी चुका है, चाहे जितनी भी वो संस्थाएं हो जिन पर पीएम मोदी या फिर ये सरकार जो है कब्जाना चाहती हो, या फिर सवालों के घेरे घेरे में जो संस्थाएं खड़ी हैं, तो फिर अब पीएम मोदी को ये भूलने का हक कैसे रह गया है? देखिए, है मेरे ख्याल से मोदी जी अभी एलॉन मस्क से मिलके आए हैं अमेरिका में, और एलॉन मस्क के बच्चों के साथ भी खेल के आए हैं। कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं हुई, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, डोनाल्ड ट्रंप से कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, उसके बच्चों को खिला के आए हैं। और पिछले 3 दिन से एलॉन मस्क जो है वो पूरी तरह से मोदी जी के पीछे पड़ा हुआ है। करिए अरेस्ट, अब एलॉन मस्क को अरेस्ट कीजिए, बुलाइए हिंदुस्तान, उसे अरेस्ट कीजिए। पहले कहते थे जॉर्ज सोरोस, जॉर्ज सोरोस, मतलब जहां हम लोग कुछ बोलते थे हमें जॉर्ज सोरोस का एजेंट बता देते थे। हमें जॉर्ज सोरोस की स्पेलिंग नहीं पता, हमको नाम नहीं पता, उसको हमने देखा नहीं, कोई मतलब नहीं, लेना नहीं देना नहीं, हम भारतीय लोग। लेकिन वो जॉर्ज सोरोस का पक्का दुश्मन। भाई आपको पता है कि अमेरिका के अंदर जॉर्ज सोरोस जो है वो एक प्रकार से बाइडेन के साथ थे, और ये जो अपने एलन मस्क हैं ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ थे। अब डोनाल्ड ट्रंप भी लिफ्ट नहीं मार रहे हैं, वो भी सेरेमनी में नहीं बुला रहे हैं। एलन मस्क भी जो है खिलवाड़ कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, उनसे मिलने आ जाते हैं। तो एलन मस्क का भी, अच्छा जॉर्ज सोरोस का भी यही हाल हो गया, बाइडेन का भी यही हाल हो गया। तो अमेरिका की जो 4 ऐसे लोग हैं, 2 बड़े बड़े राजनीतिज्ञ,
और दो बड़े बड़े पूंजीपति वही आपके दुश्मन बने हुए हैं। तो आप, हम लोगों के यार हिंदुस्तानी लोग हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हिंदुस्तान के अलावा हमारा कौन सा आसरा है? यही हमारा देश है, यही हमारा पेड़ है, यही हमारा वृक्ष है, इसी के अंदर जीना है, इसी के अंदर हमको मरना है। अब जॉर्ज सोरोस जो आपके खिलाफ आरोप लगा रहा है, जब वो कह रहा है कि सावरकर जो थे वो माफी वीर थे, मैं नहीं कह रहा हूं भैया, मुझे कहीं पता चला डिफेमेशन दे दें। ये अगर ये एलन मस्क का वो कह रहा है तो अच्छा, ये भी कह रहा है कि गांधी और नेहरू ने माफी नहीं मांगी। वो ये कह रहा है कि नेहरू ने गांधी को जरूर पैसा दिया था, लेकिन वो पेंशन नहीं थी, वो पैसा जैसे मान लीजिए निधि, आप मान लीजिए आप बहुत अच्छा काम करें, संजय शर्मा आपको इनाम दे दें, पेंशन थोड़ी है वो। भाई कोई अच्छा काम करे, वैसे वो अंग्रेजों के विरोधी थे, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते थे, 10 साल गांधी जी को जेल रखा, 10 साल पंडित नेहरू को जेल में रखा। वो आदमी जो करोड़पति चांदी की चम्मच पे पला हुआ था, जवाहरलाल नेहरू, 10 साल जेल में रहा। ये जब पूछा गया कि बताइए आरएसएस वालों का स्वतंत्रता संग्राम उसमें कोई वो था, उन्होंने कहा जो वो थे हमारे इनके जो सबसे बड़े प्रणेता थे, नाम भूल रहा हूं मैं, वो जब थे तो वो कुछ समय उन्होंने संघर्ष किया था, लेकिन क्या उस समय के जो वयोवृद्ध इनके नेता थे वो हिंदी आंदोलन चलाने और हिंदू राष्ट्र और हिंदू को एकजुट करने के बजाय में एकजुट थे, जबकि हिंदू और मुसलमान, जो असली हिंदू मुसलमान थे, वो अंग्रेजों से लड़ रहे थे। तो सवाल यह है कि ये तो जो एलन मस्क इनको एक्सपोज कर रहा है मोदी जी को, तो क्या मोदी जी का अमेरिका की तारीख में आज कोई दोस्त नहीं है क्या? और ये बताइए, एक और चीज अगर आप पूछिए, मैंने कल आपसे कहा था पूछने के लिए, आप ये मेरी तरफ से आज ये पूछ लीजिएगा कि भारत का डंका किस किस देश में बज रहा है, फिर हम अगले दिन उस पर डिबेट करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है सर। ये ग्रुप तो काफी इंटरेस्टिंग चीज आ गई है, और भारतीय जो है वो छोड़ नहीं रहे कोई भी सवाल पूछना मोदी जी को लेकर के, और वो जवाब भी बड़े इंटरेस्टिंग दे रहा है। अच्छा सर, मजे की बात ये है कि प्रधानमंत्री मोदी को अगर घोर क्रिटिसिज्म सुनना है, अपनी घोर आलोचना सुननी है, तो अब हमारे जैसे लोगों को इंटरव्यू दे देते, 4PM को दे देते, वो तो अक्षय कुमार को देते हैं या गोदी पत्रकारों को देते हैं इंटरव्यू, कभी कंप्यूटर साइंस को दे देते हैं। अब कंप्यूटर साइंटिस्ट तो मोदी जी की आलोचना करेगा नहीं, उसको क्या पता कौन सा वो अध्ययन करके आया होगा, उसको तो खाली पॉडकास्ट से मतलब है। तो अगर मोदी जी को घोर आलोचना करने वाला आलोचक चाहिए तो रवीश कुमार को बुला सकते हैं सर, वो तो बढ़िया अध्ययन करके इंटरव्यू करते हैं। तो फिर इन लोगों के साथ इंटरव्यू करने का क्या मतलब है? इसमें तो उनकी आलोचना होगी ही नहीं, वो तो भाषण जैसा देकर चले आएंगे और फिर वो सुर्खियां बटोर लेगा। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आलोचना होती भी नहीं है, प्रश्न पूछेंगे। आप भाई 11 साल में क्या आपने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, अपने चमचे भी बुला लीजिए, आप उसमें अक्षय कुमार को बुला लीजिए, आप जिसको चाहे, मनोज तिवारी को बुला लीजिए, आप कंगना रनौत को बुला लीजिए, स्मृति ईरानी को बुला लीजिए, और 10-12 रवीश कुमार टाइप और संजय शर्मा टाइप और बाकी लोगों को भी बुला लीजिए, ध्रुव राठी को बुला लीजिए। दोनों तरफ, दोनों की विंग अलग अलग बना दीजिए, आपस में हाथापाई ना हो जाए, मारपीट ना हो जाए, क्योंकि इतनी ज्यादा आजकल उत्तेजना हो गई है, उग्र एक दूसरे के खिलाफ लोग हो रहे हैं। उनको एक तरफ बिठा दीजिए, बीच में शीशे की दीवार बना दीजिए, इधर लोगों को बिठा दीजिए, कोई आपकी आलोचना नहीं करेगा, आपसे केवल प्रश्न पूछेगा। भाई मैं अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होऊंगा तो मैं एक प्रश्न पूछूंगा कि महाराज इसमें आपको क्या परेशानी है, आपको डिग्री दिखाने में क्या परेशानी है? और क्या वो कहेंगे डिग्री दिखाने में ये परेशानी है, पता चलेगा क्या परेशानी है। फिर मैं उनसे पूछूंगा कि अमित शाह आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने डिग्री दिखाई अरुण जेटली ने और अमित शाह ने, वो डिग्री में इतनी भी उन्होंने केयर नहीं की जो अभी तक हमारे पास सूचना है कि एक जगह कोई नाम है, दूसरी जगह कोई नाम है, कहीं एक यूनिवर्सिटी है, कहीं दूसरी यूनिवर्सिटी है, कहीं डेट ऑफ बर्थ उसमें मार्कशीट, उसमें हाई स्कूल सर्टिफिकेट में अलग है, बर्थ सर्टिफिकेट में अलग है, और बाकी अलग है। तो इतनी ज्यादा जो विसंगतियां हैं, भाई ये तो हम भी देख लेते हैं, दो डॉक्यूमेंट देख रहे हैं ना, आज दोनों डॉक्यूमेंट के अंदर कोई मतभेद तो नहीं हो गया, कोई गलत तो नहीं हो गया। तो अमित शाह जी ने क्या मोदी जी को फंसाने के लिए वो डिग्री पेश की थी वहां पे? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आलोचना थोड़ी होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग प्रश्न पूछते हैं, वो जवाब देंगे, उन जवाबों को हम नोट करेंगे, फिर उनके कंट्रडिक्शंस को नोट करेंगे, फिर हम क्रिटिसाइज करेंगे। जवाब तो मोदी जी ही देंगे, जवाब हम थोड़ी देते हैं, हम कोई वहां आलोचना करने के लिए थोड़ी जाते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लें, अपने लोगों को बुला लें, हमारे लोगों को बुला लें, ये ना हो कि वहां पिटाई करके सबको
पता चला यूट्यूबर्स को जेल में भेज दें। आप अपने गोदी मीडिया वालों को बुला लीजिए, जिसके बारे में रॉक कह रहा है, जैसे रिपब्लिक टीवी के बारे में कह रहा है, वो सुधीर चौधरी के बारे में कह रहा है, सबके बारे में, जबकि वो जो प्रश्न नहीं पूछे जा रहे उसका भी जवाब दे रहा है। अर्नब गोस्वामी को पता नहीं, अर्नब गोस्वामी ने 2 दिन से मुझे बुलाया ही नहीं। वो किसी भी टॉपिक बुलाएगा, सबसे पहले मैं तो अर्नब से यही पूछूंगा कि वरना अर्नब ये बता दो कि मैं तो सोच रहा था कि तुम ये उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इश्यू में बात करना चाह रहे होगे, तुमने कहा हिंदू मुसलमान का मुद्दा लेके बैठ गए। तो मुझे ये बताओ यार, तुम्हारा नाम क्यों घसीट दिया? और ये तो पूछा उसने बताया कि तुम चीखते बहुत, इतना चीखते क्यों? ये तो मैं भी जानना चाहता हूं, तुम इतना ज्यादा चीखते क्यों? क्योंकि इतना अगर मैं चीखूं, वास्तविकता में इसीलिए 7 बजे के बाद 6:30 के बाद कोई डिबेट लेता नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं जोर से बोलता हूं ना तो मुझे रात में नींद नहीं आती। खैर चलो, लेकिन उम्र तो मेरी भी है, अभी अर्नब की कम होगी, लेकिन पत्नी कैसे झेलती होगी? मैं कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन भाई इतना ज्यादा चीखना, अगर मैं चीखूं तो मेरी पत्नी मुझे घर से बाहर करे। अच्छा सर, ये तो सही बात है। अब ट्रंप को लेकर के आजकल आपने देखा है, क्योंकि वो अमेरिका में ही हो रहा था पॉडकास्ट और अमेरिकी पॉडकास्टर थे वो, तो वहां पर ट्रंप की बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। और ट्रंप पिछले दिनों बहुत सारे आरोप जो है वो भारत पर लगा चुके हैं, बहुत सारी चीजें वो भारत को लेकर कह चुके हैं, जिससे भारतीयों में काफी ज्यादा गुस्सा है। और ऐसी चीजें आपने देखा कि बेड़ियों में जकड़कर और हथकड़ियों में जैसे उन्होंने भेजा भारतीयों को, उस पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा जो है वो लोगों का नजर आ रहा है। बात को लेकर के वो ट्रंप को सुनाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए कि उन्होंने कहा है कि ट्रंप की जिंदगी अमेरिका के लिए है और उनका दृढ़ निश्चय है कि अमेरिका फर्स्ट है और मेरे लिए भी इंडिया फर्स्ट है। मतलब मेरे और ट्रंप दोनों के लिए अपना अपना देश जो है वो प्रथम स्थान रखता है, इसलिए हम दोनों की जोड़ी जम जाती है और हम इतनी अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। यही वो चीजें हैं जो मुझे अपील करती हैं। ये उन्होंने ट्रंप के लिए बोला है। एक और चीज उन्होंने कही है कि एक बार मैं भाषण दे रहा था और ट्रंप नीचे बैठकर मुझे सुन रहे थे। ये उनका बड़प्पन है। अमेरिका का राष्ट्रपति स्टेडियम में भीड़ के बीच नीचे बैठकर सुन रहा है। नीचे गया तो ट्रंप ने कहा कि क्यों ना हम दोनों एक साथ इस स्टेडियम का चक्कर लगाएं। तो एक देश का राष्ट्रपति ऐसा मेरे साथ कर रहा है, तो ये सारी चीजें उन्होंने ट्रंप की तारीफ में कही है। तो सर, जब ट्रंप इतने अच्छे हैं, इतना बढ़िया व्यवहार है उनका पीएम मोदी के साथ, तो उन्होंने भारतीयों के साथ ऐसा सलूक क्यों किया? पहला सवाल। और दूसरा ये कि जो लगातार भारत को धमकी दे रहे हैं और लगातार भारत की आलोचना कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही हैं जिस पर गुस्सा तो साफ जाहिर ही हो रहा है। तो ऐसा इन दोनों परिस्थितियों में, इन दोनों बातों में आपको कहीं अंतर नजर नहीं आता है? देखिए, सबसे पहला अंतर तो मुझे ये नजर आता है, निधि, क्या अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप नंबर 1 बनाना चाहते हैं और देश को, भारतवर्ष को मोदी जी नंबर 1 बनाना चाहते हैं? इसमें कोई कंट्रडिक्शन है क्या? इसमें कोई कंट्रडिक्शन है क्या? तुम चाहती हो 4 PM बहुत अच्छा चले, मैं भी चाहता हूं 4 PM बहुत अच्छा चले, तुम भी चाहती हो देश उन्नति करे, मैं भी चाहता हूं देश उन्नति करे। कोई कंट्रडिक्शन है क्या? भाई कंट्रडिक्शन तो वो होगा जब हम राइवल होंगे। क्या अमेरिका और भारतवर्ष राइवल हैं एक दूसरे के? नहीं है। चीन वो नहीं चाहेगा जो भारत का हित हो, लेकिन चीन से आप इंपोर्ट बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान नहीं चाहेगा भारत उन्नति करे, भारत नहीं चाहेगा पाकिस्तान उन्नति करे। नेचुरल है, वी आर राइवल्स। पाकिस्तान से हमारी राइवलरी है, चीन से हमारी राइवलरी है, अमेरिका से राइवलरी नहीं है। अमेरिका का इंटरेस्ट है भारतवर्ष का स्ट्रांग होना, तो इसमें कंट्रडिक्शन कहां हो गया? भाई आप अपने अमेरिका को मजबूत बनाइए, हम हिंदुस्तान को मजबूत बनाते हैं, इसमें परेशानी कहां है? लेकिन अगर आप शी जिनपिंग से बात करते हैं फोन पे, जो हमारा राइवल है, अगर आप पुतिन से बात करते हैं जो, और सारे राष्ट्राध्यक्षों को बुला लेते हैं, छोटे छोटे देशों के राष्ट्राध्यक्ष को बुला लेते हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप और माय फ्रेंड डोनाल्ड, अगर मोदी जी को नहीं बुलाते हैं और वहां पे पन्नू को बुला लेते हैं, इसका माने मैसेजिंग क्या है? फिर उसके बाद मोदी जी जाके, भाई मानी बात है कि जो एलन मस्क है वो अपनी कंपनी के लिए काम करना चाहता है, करना भी चाहिए उसको। हम अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन ये जो एलन मस्क जो सारे डेटा को एक्सपोज कर रहा है, और जितना ज्यादा वो मोदी जी को एक्सपोज कर रहा है, जो आगे बढ़ के पूरा साइंटिफिक, अच्छा वो नहीं एक्सपोज कर रहा है, वो तो कंप्यूटर बेस्ड है, उसके अंदर तो सारा साइंटिफिक डेटा है,
जितने ऐतिहासिक तथ्य हैं वो उसके अंदर फेड हैं। वो हिस्टोरिकल डाटा है, वो कोई आईटी सेल बीजेपी के बने हुए डाटा तो है नहीं, वो तो एक्चुअल फैक्ट्स हैं जो कि किताबों में है, जो डॉक्यूमेंट्स में है, जो जिनके एविडेंसेस हैं। जैसे अमित शाह जी ने कहा था, अभी आसाम गए थे, कि मैं यहाँ 6 दिन जेल में रहा था जब ये आंदोलन चल रहा था, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। वो कह रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्ट्रूमेंट, वो कह रहा है कि नहीं, ऐसा कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है कि वो जेल में रहे थे। ये जेल में रहे थे तो वहां पे एविडेंस में नहीं है। अब वो जेल भी होती है बिना कार्रवाई के, बिना कागजी कार्रवाई के, उस जमाने में, जबकि अमित शाह जो है पावर में भी नहीं थे। आज के जमाने में तो कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि भारत को मजबूत करना अमेरिका के लिए आवश्यक है। इसके बावजूद अगर वो भारतवर्ष को कमजोर कर रहा है, इसका माने, इसका मतलब कोई गंभीर मसला है। एलन मस्क अपनी मोटरसाइकिल पे टैक्स कम करा लेता है, अपनी कार पे टैक्स कम करा लेता है, डोनाल्ड ट्रंप शराब पे टैक्स कम करा लेते हैं, और इसके बावजूद मोदी जी को एक्सपोज कर रहे हैं। ये कुछ चीजें ऐसी हैं, हमें लगता है कि इसकी तह पे अभी थोड़े दिन में पता चलेगा। लेकिन मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसे कहावत है, मैं इससे जोड़ नहीं रहा हूं, इसको जो जोड़ के कोई मानना मान ले, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं केवल ये कह रहा हूं, शायद एक जो पुरानी कहावत थी, मोदी जी के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं ना, मैं डोनाल्ड ट्रंप के पहले ही बता देता हूं, वो ये है कि एक बुद्धिमान दुश्मन एक मूर्ख दोस्त से बेहतर है। बिल्कुल सर, अब आपने किसी की अवमानना तो की नहीं, आपने नाम तो नहीं लिया नहीं, मैं नहीं अवमानना करूंगा भैया, मैं इतना पैसे भी नहीं कि मैं वकील कर सकूं, ना मैं जेल जाना चाहता हूं। बिल्कुल ठीक बात है सर, लेकिन अवमानना तो आपने नहीं की, लेकिन विश्लेषण आपने बहुत बढ़िया किया इस पॉडकास्ट का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा। मोदी जी ने जो पॉडकास्ट दिया है अमेरिकी पॉडकास्टर को, उसको लेकर के काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। उसमें जो जो जवाब उन्होंने दिए उसको काट काट के जो है वो वायरल किया जा रहा है, और तमाम चीजें उसको लेकर है, सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनका जवाब हमने जानने की कोशिश की। कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।